नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, अफ्रीका महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे थे और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम लोगों ने लेक्स के बारे में पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब हम लोग देखेंगे अफ्रीका के कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन्स और प्लेटू यानी पर्वत और पठारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इधर देखिए लिस्ट है ये, जैसे देखिए लिस्ट बना लीजिए आप लोग पहले। एटलस माउंटेन, इथोपियन हाईलैंड, केनिया माउंटेन, एल्गिन माउंटेन, किलिमंजारो माउंटेन, हाई वेल्ड एक पठारी क्षेत्र है, ड्रैकनबर्ग्स कटंगा पर्वत और कटंगा प्लेटू है, मितुम्बा पर्वत, रुआंजोरी पर्वत, कैमरून पर्वत, जॉस प्लेटू, हॉगर है ना, और फिर तिब्बती। इतने लोकेशन हैं, इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एक एक करके हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पर कौन सा लोकेशन है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए तो लिस्ट बन गई। तो अब देखिए यहाँ से देखिए एक माउंटेन है एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन का जो विस्तार है दोस्तों, वो 3 देशों में है। आप देखेंगे, एक है मोरक्को, ठीक है, दूसरा है अल्जीरिया और तीसरा है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया 3 देशों में इसका विस्तार है, पहली बात। दूसरी बात, जो एटलस है यह एक नवीन मोड़दार अल्पाइन पर्वत का उदाहरण है, यानी कि सबसे बाद में बना है और एक फोल्डेड माउंटेन है, यानी एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। अगर हम इसकी विशेषता को देखें तो लिखेंगे नवीन मोड़दार पर्वत है। और जाहिर सी बात है कि जब अगर नवीन मोड़दार है तो ये अल्पाइन ही होगा। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जो इसकी जो श्रेणी है, इसमें एक श्रेणी है हाई एटलस। कौन सा है? हाई एटलस। मतलब श्रेणी है तो उसमें एक पर्वत है, उसका एक एटलस का एक भाग है हाई एटलस। और हाई एटलस की चोटी है टॉपकल। क्या नाम है? टॉपकल। और टॉपकल के बारे में जानिए। ये टॉपकल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मोरक्को में अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मोरक्को कहाँ पर है इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो आप कहेंगे मोरक्को में, यानी कि ये एटलस की सर्वोच्च चोटी है जो मोरक्को में अवस्थित है। क्लियर? कैसे निर्माण हुआ? प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ेंगे तब बताएंगे कि यहाँ से इस प्लेट का इधर की ओर गति हुआ और उधर से आप देखेंगे यूरोप है ना, तो उधर से वो हिस्सा इधर की ओर आया, यूरेशिया वाला, और टक्कर होने से इस रीजन में पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक, अगला आप देखेंगे, यहाँ पर आ जाइए। तो ये वास्तव में इथोपिया हाईलैंड है और यहाँ पर ऐसे ही एक पठारी क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं इथोपियन हाईलैंड। इथोपियन हाईलैंड, इथोपिया की उच्च भूमि। इथोपिया हाईलैंड का विस्तार इथोपिया में होगा, जाहिर सी बात है। और एक पठारी संरचना है। इस हिस्से में ही आप देखेंगे एक पीक मिलेगी जिसका नाम है दशान, रास दशान। इसमें एक पीक मिलेगी रास दशान। और ये जो रास दशन है ये इथोपिया हाईलैंड की सर्वोच्च चोटी है।
इथोपिया उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे रास दसन है। ओके, नीचे आएंगे तो आप पहुंच जाएंगे केनिया में, और केनिया में यहाँ पर देखिए ये केनिया पर्वत है। कौन सा पर्वत है? केनिया माउंटेन है। केनिया माउंटेन का विस्तार जाहिर सी बात है कि केनिया में ही होगा। और समझने वाली बात यह है कि यह एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, और अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कह सकते हैं, चोटी कह सकते हैं, क्योंकि केनिया माउंटेन का ये चोटी का ये बात एक ही है। अब आप देखिएगा, आप ये कह सकते हैं कि ये जो पर्वत है ये एक तो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत, और दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे कि अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, या आप चोटी भी कह सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक्टिव नहीं है, अब ये मृत हो गया है। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जहाँ पर रेगुलर वल्कनिज्म यानी लावा निकलता रहता है उसको एक्टिव वल्केनो कहते हैं, और जहाँ पर एक लंबा अवकाश होता है, इंटरवल होता है, लंबे समय के गैप के बाद विस्फोट होता है, तब उसको हम सुसुप्त कहते हैं। और जहाँ पर अब ज्वालामुखी फटने की या लावा निकलने की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, उसको हम कहते हैं शांत ज्वालामुखी। तो आप देखेंगे ये वास्तव में क्या है? एक शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। एक ये हो गया। अगला आप देखेंगे कि थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे, या थोड़ा सा आप पश्चिम की ओर देख लीजिए, एक है एल्गन पर्वत। एल्गन पर्वत और केन्या युगांडा की सीमा पर है। यहाँ पर देखिए ये एल्गन है। तो केन्या युगांडा के एल्गन माउंटेन, आप कह सकते हैं कि ये केन्या और युगांडा की सीमा पर है। और ध्यान रखिएगा कि यह एक अतिसक्रिय ज्वालामुखी है जो केन्या और युगांडा की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, ये वाला हिस्सा देखिए, तंजानिया में किलिमंजारो आपको मिल जाएगा। किलिमंजारो का संबंध जो है वो तंजानिया से है। जी ध्यान रखिएगा। और समझने वाली बात यह है कि ये एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये भी शांत या मृत शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। दूसरी बात यह है कि जो किलिमंजारो है ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कह सकते हैं, चोटी कह सकते हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत आब्लिक चोटी है। ओके, कहाँ पर है? तंजानिया में है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा आप नीचे आएंगे,
एक है दक्षिण अफ्रीका में हाई वेल्ड, पठारी क्षेत्र है हाई वेल्ड। इसका संबंध है साउथ अफ्रीका से। ओके, बस इतना ही जानना है कि हाई वेल्ड साउथ अफ्रीका में है। और यहाँ से एक नदी हम बताएंगे आगे, पढ़ेंगे कि एक नदी है लिम्पोपो नदी, जो कि कैप्रिकॉर्न लाइन को 2 बार काटती है। तो बस इतना जानते रहिएगा, आगे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे कि यहाँ से लिम्पोपो नदी का उद्गम है। हाई वेल्ड से। ओके, इतनी जानना है बात। अगला देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे पठार है ड्रैकनबर्ग। ड्रैकनबर्ग, और ड्रैकनबर्ग दक्षिण अफ्रीका के एकदम से करार पर है, एक ढाल पर है, करार पर है। थोड़ा सा और किनारे इसको कर लेंगे तो ये करार पर है और एक ज्वालामुखी पठार है, यानी कि ड्रैकनबर्ग प्लेटू साउथ अफ्रीका का करार है, एकदम से साउथ अफ्रीका। ओके, और इसके बारे में 2 पॉइंट जानिएगा आप। एक तो ये ज्वालामुखी पठार कह सकते हैं इसको, और या इसी को आप महादेशीय भी कह सकते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेटू, यानी जहाँ पे अगल बगल कोई पर्वत ना हो तो उसको महादेशीय पठार कहते हैं, आप कह सकते हैं। ओके, ये ड्रैकनबर्ग हो गया। आइए कटंगा में, और कटंगा में अब देख लीजिएगा कि जायरे और जाम्बिया को देखिए, यानी था जायरे और ये जाम्बिया यहाँ पर, तो ये कटंगा है। कटंगा प्लेटू का संबंध 2 राष्ट्रों से है, एक है जाम्बिया और एक है जायरे। जायरे बोलने का मतलब आप समझ ही रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो। और जो कटंगा प्लेटू है ये तांबा भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तांबा भंडार, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत हीरा के भंडार भी मिलते हैं, डायमंड। ओके, ये कटंगा है। यहाँ पर देखेंगे जायरे में एक माउंटेन है, एक माउंटेन है जिसका नाम है मितुम्बा पर्वत। क्या नाम है? मितुम्बा पर्वत। तो मितुम्बा पर्वत में सिर्फ अभी इतना जानिएगा कि जो मितुम्बा माउंटेन है इसका संबंध हो जाएगा जायरे से, जायरे से। और एक नदी आप पढ़ेंगे कांगो नदी, कांगो या उसी को जायरे कहते हैं, कांगो रिवर। कांगो रिवर उद्गम जो होता है, जो शुरू होती है, वो मितुम्बा पर्वत से ही होती है। ठीक है, एक पर्वत आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर, ये तो एल्गन हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे रुवांजोरी। कौन सी है? रुवांजोरी है, रुवांजोरी माउंटेन। ये आप वास्तव में देखेंगे जायरे से संबंधित है। ओके, इस पर्वत में हम एक चीज़ जान लेते हैं कि इसको कहते हैं माउंटेन ऑफ द मून। माउंटेन ऑफ द मून किस पर्वत को कहते हैं? तो आप कहेंगे माउंट रुवांजोरी को कहते हैं। ओके,
एक देश यहाँ पर रवांडा है, यहीं पर इस देख लीजिएगा, रवांडा एक देश है, रवांडा। और इस रवांडा के बारे में सिर्फ एक पॉइंट आप जानते रहिएगा, इसको हजारों पहाड़ियों का देश कहते हैं, हजारों पहाड़ियों का देश कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप जानते रहिएगा, हजारों पहाड़ियों का देश किसे कहते हैं, तो माउंट रवेंजोरी को कहते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ ये, और यहाँ पर देखेंगे एक पर्वत है जिसका नाम है कैमरून, कैमरून। ये वाला कैमरून पर्वत है। और जाहिर सी बात है कि कैमरून नाम ही है इसका, तो इसका संबंध भी हो जाएगा, सॉरी सी, कैमरून से संबंध है। इसके बारे में समझिए कि ये अफ्रीका का एक ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है कैमरून। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि जो इसका ढाल है, ये वाला ढाल एरिया, ये ढाल, यहाँ पर बहुत वर्षा होती है, यानी कि अफ्रीका का सर्वाधिक वर्षा वाला या सर्वाधिक ह्यूमिड क्षेत्र या सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे यही है। यानी क्या, इसका जो तटीय क्षेत्र है, जो तटीय ढाल है अफ्रीका का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ओके, ये कैमरून। आगे देखेंगे नाइजीरिया में जॉस प्लेटू है, ये वाला। इसका संबंध हो जाएगा नाइजीरिया से। जॉस प्लेटू जो है ये भी टिन भंडार के लिए, मतलब ये टिन भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो टिन भंडार के लिए, भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ओके, टिन भंडार के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए एक हॉगर माउंटेन है और एक तिवस्ती है, एक हॉगर है और एक तिवस्ती है। हॉगर को देख लीजिएगा, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है कि आपको क्लास नोट्स भी दिया जा रहा है, आपको कंटेंट नोट्स भी दिया जा रहा है, क्लास के बियॉन्ड जो हम कुछ चीज़ें रह जाती हैं वो सब अभी आपको दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मेरी राय है, मेरा अनुभव है, दो बार मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित हूँ, तो मेरा अनुभव है। मैं आपको बता दूँ कि आप लोग केवल नोट्स के सहारे मत रहिए, खुद भी ये सब काम किया करिए। पेन लीजिए, एटलस रखिए सामने, नोट्स खुद भी बनाते रहिए। हो सकता है कभी कोई चीज़ हम ऐसी बोल जाते हैं जो कहीं ना हो, मुँह से चीज़ें निकल जाती हैं, तो उसको आप नोट किया करिए। सारा कुछ आप बनाइए, खुद का अपना अपना बना लेंगे तो जल्दी आपको तैयारी हो जाएगी आपकी। ये ध्यान रखा करिए। तो केवल बैठना नहीं है, जहाँ दिक्कत हो पॉज कर दीजिए वीडियो को, देख करके बना करके फिर आगे बढ़िए। तैयारी करिए बहुत सीरियसली, एटलस में देख देख करके एक एक मार्क एकदम फील लाइए कि हम सर के सामने बैठे हैं। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, इतना अच्छा ऑफलाइन क्लास में नहीं होता है, जितना कुछ सिस्टमेटिक आपको मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना ऑफलाइन में भी नहीं होता है। तो ये काम आप जरूर करिए। चलिए, हॉगर माउंटेन, अल्जीरिया में जाइए, हॉगर
माउंटेन, और इसका संबंध हम जोड़ देंगे अल्जीरिया से। इसमें खास बात क्या है हॉगर में कि एक तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में है, डिजर्ट रीजन में है, तो इसकी जो जो चट्टान ये है, ये वास्तव में एकदम से रेतीली है, मिट्टी जो इसकी है वो रेतीली है। तो हम कह सकते हैं ये कि मरुस्थलीय पर्वत है या मरुभूमीय पर्वत है, एक मरुस्थलीय या मरुस्थलीय पर्वत का उदाहरण है। इसमें एक चोटी आपको मिलेगी जिसका नाम है तहत, माउंट तहत। इसकी चोटी क्या है? तहत। और तहत के बारे में जानिए कि यही हॉगर की सर्वोच्च चोटी है। ओके, हॉगर की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर आइए, तिब्बती है, ये नॉर्दर्न चाड वाले रीजन में है, तिब्बती माउंटेन, और इसका संबंध आप कर देंगे चाड से। और समझने वाली बात ये भी है कि ये भी एक मरुस्थलीय पर्वत का उदाहरण है। मरुस्थलीय पर्वत का ये भी क्या है? एग्जाम्पल है। तो इतने माउंटेन आपको पढ़ना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें प्लेटू भी आ गए। अब जब नदियाँ पढ़ेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूँगा स्वेज नहर के बारे में, क्योंकि स्वेज नहर यहाँ पर है, सिनाई प्रायद्वीप बताते हैं आपको। समझिएगा बहुत केयरफुली, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए 19वीं सदी में, यानी कि 1859 के आसपास, यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, इधर फिर एशिया शुरू हो जाता है। ठीक है, ये एशिया हो जाता है और ये अफ्रीका है। और जो ये प्रायद्वीप है ना, ये इतना हिस्सा अफ्रीका का ही है। इसको कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? सिनाई पेनिनसुला। इस सिनाई प्रायद्वीप पर अधिकार किसका है? ये अफ्रीका का ही है, जाहिर सी बात है। 1859 में जानते हैं कि अंग्रेज़ों का पूरी दुनिया में लगभग अधिकार था, हर कॉन्टिनेंट में उनकी पहुंच हो चुकी थी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर यूरोप है, ये यूरोप है, यूरोप से इंडिया व्यापार करना है, तो रास्ता क्या है इनके पास? रास्ता ये वाला है, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पहुँचते थे। केप टाउन का नाम बताएंगे आगे। केप टाउन पे ये रुकते थे, रेस्ट करने के बाद फिर ये रास्ता भारत पहुँचाता था। यानी कि लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी इनको तय करनी पड़ती थी। बहुत लंबा राजमार्ग था, मतलब जलमार्ग था। तो 1850 के बाद एक फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा इस हिस्से को काटा गया, इस हिस्से को। वास्तव में जो सिनाई प्रायद्वीप है, ये सिनाई प्रायद्वीप एक हॉस्ट का उदाहरण है। आगे जब ब्लैक माउंटेन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे हॉस्ट क्या होता है। हॉस्ट का मतलब होता है कि किसी पर्वत के दोनों तरफ क्या होता है? खाई होता है, या आप रिफ्ट कहते हैं कि उसको भ्रंश घाटी होती है। तो आप देखेंगे सिनाई प्रायद्वीप एक हॉस्ट का उदाहरण है, और इसमें एक तरफ है स्वेज की खाड़ी और एक तरफ है अकूबा की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? स्वेज की खाड़ी और अकूबा की खाड़ी। जैसे अगर मान लिया हमने कहा कि ये सिनाई प्रायद्वीप इस तरह से है, तो इसके एक तरफ है अकूबा की खाड़ी और एक तरफ जो ये वाली खाड़ी बनेगी इसको कहते हैं स्वेज की खाड़ी। दो खाड़ियाँ यहाँ पर हो गई। अब क्या हुआ कि इसको जब काटा गया, एक नहर बनी। ठीक है, एक नहर बन गई, और इस नहर के बारे में जानते रहिएगा
कि जो नहर है इसकी लंबाई लगभग 172 किलोमीटर, 16-17 मीटर की गहराई है इसकी, चौड़ाई करीब 75 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है, और 10 साल करीब करीब लग गया इसमें बनने को, और बन करके ये तैयार हुई। तो इधर तो देख ही रहे हैं आप भूमध्य सागर, और नीचे है लाल सागर। कहानी ये है। अब आते हैं इस पर, इसको समझिएगा ध्यान से। ये देखिए सिनाई प्रायद्वीप को यहाँ से काटा गया और ये यहाँ से लिंक कर दिया गया। ये आपका है भूमध्य मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ओके। और यहाँ पर आपका है रेड सी यानी लाल सागर। तो ये नहर जो है ये दो सागरों को जोड़ रही है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है। हमने क्या कहा कि लगभग 172 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, 70 किलोमीटर के करीब 70 मीटर इसकी करीब चौड़ाई है, और जो इसकी गहराई है करीब 17 मीटर, 16.5 मीटर इसकी गहराई है। 10 साल इसमें लगे और 1869 में ये झील जो है, ये नहर जो है खोल दी गई व्यापार के लिए। जो खोली गई इसमें 2-3 चीज़ें और आपको समझना है। जैसे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एक लेक मिलेगी, हमने कहा था मांजला, मांजला लेक है। यहाँ देखेंगे तो दिमशाह लेक है, दिमशाह। ये देखिए ग्रेट बिटर, नहीं सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर है दिमशाह, ये है दिमशाह, और ये है ग्रेट बिटर, और ये है लिटिल बिटर। ये लेक भी है इसी में, झील में, नहर में झील भी है। तो इस तरह से ये यहाँ से शुरू होती है और जाकर लाल सागर पर ख़त्म होती है। 1869 में ये शुरू हो गई, अंग्रेज़ों का ही एक अधिकार था कहीं ना कहीं से, लेकिन बाद में आकर के 1954 के बाद कहानी बदली और इसको मिस्र ने यानी इजिप्ट ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसका ही एकाधिकार हो गया। स्वेज संकट आपको IR में पढ़ना होगा, स्वेज संकट जब पढ़ेंगे तो और कहानी इसकी स्पष्ट होगी, अभी यहाँ पर जिक्र करना उचित नहीं है। यहाँ पर देखना ये है कि 2 बंदरगाह याद रखिएगा। जो ये स्वेज का ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर एक बंदरगाह डेवलप किया गया है जिसका नाम है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद इसके उत्तरी छोर पर है और इसके दक्षिणी छोर पर जो बंदरगाह है वह स्वेज है, स्वेज पोर्ट है। तो स्वेज पोर्ट दक्षिण में है इसके और उत्तर में है इसके सईद पोर्ट। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि भारत से किस बंदरगाह पर जाने के लिए स्वेज नहर को नहीं पार करना है, तो स्वेज बंदरगाह पर जाने के लिए आपको स्वेज नहर को पार करने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान देने वाली बात है कि इस नहर के बनने से करीब भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर क्या हुई, कम हो गई, और व्यापार इससे क्या हुआ कि बढ़ा। और वर्तमान में भी आप देखेंगे इससे बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता है। तो ये बात हो गई पर्वत पठारों की और थोड़ा स्वेज नहर की। मिलते हैं अगली क्लास जिसमें हम नदियाँ पढ़ेंगे। थैंक यू।